क्लाइव और सिराजुद्दौला वर्सेस मतलब बनाम। कब हुआ? ये सन एक ऐसा सन है जिसके बाद भारत की वो कहानी लिखी जाएगी कि भारत सोने की चिड़िया से पंखहीन चिड़िया में कन्वर्ट हो, इतना नोचेंगे इसको। ये वो कहानी है। इसको कहा जाता है दुख की काली रात की शुरुआत, बेहिसाब लूट का दौर। कई इतिहासकारों ने इसको लिखा कि ये जो प्लासी की लड़ाई थी 1757 की, क्लाइव और सिराज के बीच में, यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ऐसा निचोड़ने की शुरुआत की, इसको बोलते हैं दुख की काली रात, द डार्क नाइट ऑफ सैरो। और इसको बेहिसाब लूट का दौर कहते हैं, इनफाइनाइट लूट। भारत से बेहिसाब लूट का दौर कहा जाता है। अगर कभी ये लाइन पूछ ले कि किस घटना को बेहिसाब लूट का, बेहिसाब जो है वो काली रात का दौर कहा जाता है, तो आप इसको बताएंगे, बैटल ऑफ प्लासी। कैसे भारतीयों का ही प्रयोग करके, भारतीय लालच का प्रयोग करके कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पे कब्जा किया। क्योंकि क्लाइव क्या था, क्लाइव के बारे में तुम्हें बताया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इकोनॉमिक पावर से रीजनल पावर में कन्वर्ट, पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट करना चाहता था, तो उसकी महत्वाकांक्षा इसी रूप में थी। मीर जाफर को नवाब बना दिया, ठीक है। मीर जाफर सीटेड एट नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल। अब क्लाइव और उसके जो लोग थे उन्होंने बेहिसाब उपहार मांगने शुरू कर दिए, ये लाओ वो लाओ, ठीक है। इतने लाखों रुपए, 50-50 लाख रुपए जो है मांगने शुरू कर दिए। खूब उपहार, खुद क्लाइव ने जो है लाखों रुपए के उपहार लिए, जबरदस्त जो है उसने गिफ्ट्स लेने शुरू कर दिए। इतनी डिमांड पूरी करने लगा कि मीर जाफर को भी समझ में आ गया कि अंग्रेजों की जो है वो मांग पूरी नहीं हो सकती। अंग्रेज क्या करते थे, मीर जाफर को कहते थे ये एक ऐसी जादुई थैली जिसमें जितना हाथ डालो उतना मिल जाएगा। इन्होंने बंगाल को बेहिसाब लूटना शुरू कर दिया और बिना फ्रंट पर आए, बिना एक भी लड़ाई लड़े, भारतीयों से ही भारतीयों का शोषण कराना शुरू कर दिया। इसको भी समझ में आ गया कि ही वॉज नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। लिखो, ये भी अंग्रेजों की मांग पूरी ना कर सका। तो अब ये हुआ कि अंग्रेजों को लगा अरे हमारी कठपुतली हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे, हटाओ इसको, दूसरे को लेकर आओ, ठीक है। तो मीर जाफर के बाद 1760 में किसको बिठाया? सन इन लॉ था इसका, मीर कासिम, इसको नवाब बना दिया। ये दामाद था। लेकिन मीर कासिम को भी समझ में आ गया कि जिस हिसाब से बंगाल को लूट रहे हैं, बंगाल तो बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरा जो है नवाब बनने का कोई सपना ही बेकार रह जाएगा जब मेरे पास रेवेन्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है। उसने देखा कि अंग्रेज किस तरह से लूट कर रहे हैं, अंग्रेज किस तरह से भारतीय व्यापार को खत्म कर रहे हैं। बंगाल की पूरी जो दस्तकारी थी, बंगाल का जो पूरा ट्रेड था, उन्हीं फरमानों का इस्तेमाल करके वो खत्म करते चले जा रहे। तो इसने क्या किया, अंग्रेजों की सारी रियायतें खत्म कर दी। बोले अगर ट्रेड करना है तो जैसे भारतीय कर रहे हैं वैसे तुम करो, ये फरमान लिए कहां भेज रहे हो। और ये इतने गंदे हो गए थे कि जब खुद ट्रेड नहीं करते थे भारतीयों को फरमान भेज देते थे कि जाओ तुम फ्री में ट्रेड करो। इस तरह से क्या हुआ कि बेहिसाब भ्रष्टाचार का दौर शुरू हुआ। तो उसने कहा कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करना है जल्दी। ये सारी चाल जो है वो क्या हो गया, समझ गया अंग्रेजों की कि भाई मुझे क्यों बिठाया और इस तरह से बंगाल को ये बर्बाद कर देंगे, सबसे फर्टाइल एरिया को बर्बाद कर देंगे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने he abolished all the रियायत्स, all the benefits to British, ठीक है। इसने क्या किया, अबॉलिश कर दिया। बोला कोई नहीं, जैसे ये भारतीय वैसे तुम भी ऐसे व्यापार करो। अब अंग्रेज तो कभी टिक ही नहीं सकते थे। हाँ, रियायत मतलब जो ग्रांट्स दिए जा रहे हैं, जैसे फरमान 1700, फरमान का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि भैया ये जिस तरह से चाहेंगे उतना व्यापार करो, जैसे हमारे आज भी चलता है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो आपको क्या होता है, आप आइए, अगर आप कोई ऐसा सामान बनाते हैं कि आप एक्सपोर्ट करते हैं, भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है, तो उसमें बोलते हैं कि टैक्स फ्री कर दिया है, 5 साल टैक्स हॉलिडे, तो सरकार आपसे टैक्स ही नहीं लेगी, ठीक है। तो वो इस तरह से सेज में आप करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये व्यापार को बढ़ाने के लिए राज्य के पास एक पावर होती, तब भी थी आज भी है। लेकिन क्या किया अंग्रेजों ने, इसको मिसयूज करना शुरू कर दिया। जैसे सेज में क्या है कि आप उसमें जो एक्सपोर्ट जोन है उसमें जो भी सामान बनेगा देश के अंदर नहीं बेचा जाएगा, वो सारा का सारा कहां जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। और अगर आप ये देश में बेचना शुरू कर दो तो क्या होगा, ये गलत प्रैक्टिस है। तो अंग्रेजों ने यही काम करना शुरू कर दिया। इसने कहा कि भैया खत्म करो, इससे बर्बाद हो जाएगा। सो 1773 को मीर कासिम को भी हटा दिया, रिमूव मीर कासिम। अब मीर कासिम
को समझ में आ गया कि ये मार दिया जाएगा या इसको जेल भेज दिया जाएगा। मीर कासिम भाग गया अवध। कहां चला गया? ही रेन टू अवध। ही रैन टू अवध। मीर कासिम अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और उस समय जो मुगल बादशाह थे हिलते डुलते वो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकेंड। तो इन तीनों ने अलायंस बनाया। क्या बनाया? क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ ठीक है, 63 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने में हो सकता है गलती हो गई हो, मैं इसको एक बार रीचेक कर लूंगा, डेट्स हैं। ठीक है, क्या हुआ? इसको हटा दिया। अब हटा दिया, मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम, ये तीनों मिल गए, अलायंस बनाया। बोला क्या करें अब यार, मार के हम अंग्रेजों को ऐसी तैसी करते हैं। अच्छा, ये जो शाह आलम था ये भी पेंशनर हो गया था, एक तरह से अंग्रेज इसको टॉर्चर ही करते रहते थे, एक तरह से वो पॉलिटिकल प्रिजनर था, तो इसकी भी एक इच्छा थी कि नहीं हम भी फ्री होकर घूमें। ठीक है, इन्होंने एक वॉर किया और उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ बक्सर। तो उसको 73 कर, 63 कर लो। ठीक है, 63 कर लो उसको, बैटल ऑफ बक्सर। तो इन तीनों अलायंस, कौन कौन थे अलायंस में? इतना बोलो कि कुछ ना सुनाई पड़े। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इसको 63 कर लो। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर क्या किया? अलायंस बनाया। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बक्सर, 1764, 1764। क्या रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। स्ट्रैटेजिक वॉर इनके पास बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक वॉर ये काम क्या करते थे? इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य का पिटारा खोल के रख दिया, क्योंकि इस जीत के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की वो शासक बन गई। रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अवध जो था वो उनकी दया पर आ गया, सर्वाइव ऑन देयर मर्सी। आगे चलकर तुम देखोगे अवध भी छीन लिया जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा 50 लाख रुपए का जुर्माना इसको देना पड़ा युद्ध लड़ने के लिए। हारा भी और फाइन भी दिया। अंग्रेज जो बुरी तरह से निचोड़ते थे, वो ये नहीं कहते, बोले तो हम शासक रहने देंगे लेकिन अपना खजाना हमें दे दो। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें लिख लो, कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉक्स में करके किनारे डाल दो, ताकि एक जगह अभी तक हमारी जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो सारी इकट्ठा कर लेते हैं। पहली, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वॉर्स जिसने अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन सब के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, पहला कौन था? बैटल ऑफ अंबर, 1749 पहला, अगर क्रम में देखा जाए। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, 1757, प्लासी का युद्ध, अंबर का युद्ध, चांदा साहब। फिर उसके बाद वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में 1760, और लास्ट में क्या था? बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर की लड़ाई 1764, और इसके बाद अंग्रेजों के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा आ गया। तो प्लासी की लड़ाई से वांडीवास का क्या संबंध है फ्रांसीसियों को हराने में? और वो संबंध यहां पर है, वो रिलेशनशिप यहां है। डुअल गवर्नमेंट, जो डुअल यानी द्वैत शासन था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी थी। ठीक है, और वो क्या करते थे? भारतीय शासकों से ही वो राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट कराते थे। इसने बंगाल को निचोड़ के रख दिया, और इसका नतीजा क्या रहा? इसका नतीजा ये रहा कि बंगाल के पास कोई रिसोर्स बचा ही नहीं। और यही जब रिसोर्स रिच होकर ये जब लड़ाई में गए तो इन्होंने फ्रांसीसियों को क्या किया? हरा दिया था।
तो वो बंगाल का पैसा था जिसने अंग्रेजों को इतना मजबूत बनाया था, इतना जो है उसको स्ट्रांग किया था। क्लियर है? कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद होना शुरू हो गया था। बिल्कुल उन्होंने क्या किया, इसको निचोड़ के रख दिया। जो सबसे रिचेस्ट प्लेस था ना, वहां व्यापार बचा, वहां पर जो है लोगों को मारा पीटा गया और हैंडीक्राफ्ट खत्म कर दिया गया, ट्रेड पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो बंगाल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। 1707 में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, ग्रेट फैमाइन। 1707 में जबरदस्त अकाल पड़ता है। इतना बुरा कि 1/3 बंगाल की जनता प्रभावित हो जाती है अकाल से, बड़ी पैमाने पर मृत्यु होती है। 1/3 पॉपुलेशन अफेक्टेड, 1/3 जनसंख्या प्रभावित हो जाती है। हम्म 1707 से फैमाइन शुरू होते हैं और आगे चलकर ये बहुत आगे तक चलते हैं। लेकिन यहां जो कहने का मतलब है, जो ये लाइन है, बंगाल बर्बाद हो गया। फैमाइन भारत में एक नेचुरल क्लैमिटी है, क्योंकि भारत एक मानसूनी क्षेत्र है। अगर अल्निनो का प्रभाव आ जाए और मानसून बर्बाद हो जाए तो अकाल पड़ता है। लेकिन अकाल को आप रिचनेस के साथ, संपदा के साथ, पैसे के साथ उसको यूज कर सकते हैं, उसको बच सकते हैं अकाल से। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्स है, तो आप अकाल से बच सकते हैं। यहां जो बताने का पर्पज है कि 1707 में जो पहला अकाल आया था, उससे वहां की जनता क्या हुई थी, बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। आगे चलकर ये अकाल इतनी बारंबारता आने, क्वेश्चन आया हुआ, मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिया था, इतनी ज्यादा बारंबारता उसमें आने लगी। और इसका मतलब हुआ कि आगे तो आपने देखा होगा कि भारत में सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया, जीनोसाइड तो हमारे यहां हुआ है। लाखों लाखों लोग मारे गए थे। और उसका रीजन क्या था, वो रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूं। कारण, अनकंट्रोल एंड ग्रीडी ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम द बंगाल एंड लेटर फ्रॉम इंडिया बाय ब्रिटिश। देखो, अंग्रेजों द्वारा इस बारंबार पड़ने वाले अकाल, इस बारंबार पड़ने वाले अकाल का सबसे मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा अनियंत्रित और बेतहाशा धन का निष्कासन था। पहले बंगाल से और बाद में पूरे भारत से अनियंत्रित और बेहिसाब धन का निष्कासन था। मतलब ये पूरी खुली लूट में घुस गए। ये पहले बंगाल से, फिर संपूर्ण भारत से, फिर संपूर्ण भारत से। तो अकाल का रीजन क्या रहा? अनकंट्रोल एंड ग्रीडी ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। खैर, हमारी कहानी आगे बढ़ेगी, इससे पहले हम कहानी को थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। फिर से कुछ और जानकारियां लेते हैं। आपको सेंट फ्रांसिस जेवियर का नाम याद है? मैंने कहा था ये हमारी कहानी में फिर से वापस आएंगे। तो चलो हम फिर कहानी को आगे लेके चलते हैं। अब क्लाइव ने क्या किया, बंगाल को जीत लिया, वहां ड्यूअल सिस्टम रख दिया, बंगाल को निचोड़ना शुरू कर दिया। बंगाल बुरी तरीके से परेशान हो गया। बंगाल परेशान हो गया। अब अंग्रेजों को लगा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बंगाल से आगे जाने पे नॉर्थ ईस्ट का इलाका शुरू होता है और वहां पर उन्हें बहुत ढेर सारे रिसोर्सेस की जानकारी मिली, जिसमें सबसे पहला रिसोर्स जो था वो नेचुरल रिसोर्स था। आगे चलकर आप जाके देखोगे आसाम के डिब्रूगढ़ में पहला जो है वो ऑयल एक्सकेवेशन किया जाएगा भारत में। लेकिन उससे पहले नेचुरल रिसोर्सेस का वो पूरा रीजन था। खास तौर पे जो तराई रीजन में हम देखते थे कि वहां बहुत, यहां से लेकर इरावदी नदी, जो म्यांमार, जो पहले बर्मा हुआ करता था, वहां बेहतरीन साल और टीक की लकड़ियां पाई जाती थी। तो ये पूरा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ था और इनको बड़े पैमाने पे अपनी जहाजों में, उसको जहाज बनाने के लिए, तमाम तरह के लिए वो इस लकड़ी की बड़ी जरूरत पड़ती थी। तो इनका दुस्साहस इतना बढ़ चुका था, जब बंगाल के शासक को हरा दिया तो आगे का भारत हम जाके जीत लेते हैं। और फिर क्या हुआ, चूंकि आप जब बंगाल से आगे बढ़ते हैं
तो भारत के क्लाइमेट में एक चेंज आ जाता है और वो वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट के इलाके में कन्वर्ट हो जाता है। उसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उठता है, बे ऑफ बंगाल जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, तुम्हारा काम है लिखना, क्या टुकुर टुकुर मेरा मुंह देख रहे हो? कल समझा के आया था लाइब्रेरी में कि हिस्ट्री ज्योग्राफी सब एक ही है, साउथ वेस्ट मानसून आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं उठती हैं वो जाकर 3 पहाड़ियों से टकराती हैं, उसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। और वहीं पर क्या करती, कौन सी वर्षा करती है? पर्वतीकृत वर्षा करती है, ओरोग्राफिक रेन। सब एग्जाम के वर्ड हैं। किस प्रकार की वर्षा होती है? हाँ, अब याद आ रहा है, अभी तक कहानी सुन रही थी, सत्यनारायण की कथा चल रही ना। हाँ चलो,